राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो 20 फरवरी को आप लोग का अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। टॉप 80 क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें से आपको कम से कम 80% तो आ ही जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। और अकाउंट्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि वो रिपीट होगा। तो चलिए हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहले आपको 2022 का बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अब सेलेक्ट कर लिए हैं कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। क्योंकि 2024 में जो है जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको मद्देनज़र ही बनाया है ये क्वेश्चन आपके लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो अकाउंटेंसी में जो है मल्टीपल चॉइस में पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि विच वन इज़ नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी। विच वन इज़ नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप, यानी कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है। तो सीमित दायित्व जो है इसकी विशेषता नहीं है। इसका दायित्व क्या होता है, असीमित होता है, ठीक है ना। तो ये सीमित दायित्व इसका विशेषता नहीं है। तो दूसरे नंबर प्रश्न पूछा गया कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स एट, यानी अगर पार्टनरशिप डेट यानी साझेदारी संलेख में अगर कुछ लिखा ही नहीं है, यानी साझेदारी समझौता के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। कोई अगर एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, कोई पार्टनरशिप डेट में कुछ लिखा ही नहीं हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट में मिलेगा, तो इसमें नो इंटरेस्ट यानी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ एन ओनर एन एजेंट एन ओनर एन एजेंट नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन ओनर एन एजेंट, यानी एजेंट और ओनर दोनों का ही काम करता है ये, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। साझेदारी का फर्म से संबंध होता है स्वामी एवं एजेंट दोनों का। चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज, यानी लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना है ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री होता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री होता है। पार्टनरशिप डीड का एग्रीमेंट राइटिंग में बनाना या नहीं बनाना ये ऐच्छिक होता है। पांचवा नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू, यानी लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, प्रॉफिट या लॉस का बंटवारा करने के लिए, यानी विभाज्य लाभ निर्धारण करने के लिए। फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, यानी पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा, यानी कितना प्रॉफिट वो पार्टनर्स शेयर करेंगे, ये हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट जानने के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बता रहा हूँ एकदम आप श्योर रहिएगा 80% तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये और कुछ क्वेश्चन जो 20% जो रह जाएगा वो आपको अलग से हम लिख के बता देंगे क्या क्या क्वेश्चन और भी आ सकता है, ठीक है ना। फिलहाल टॉप 80 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल 10 of company miscellaneous rules 2014 the maximum number of members in a partnership shall be। तो कितना होता है मैक्सिमम पार्टनर 50 होता है। कंपनी विविध नियम 10/2014 के अनुसार साझेदारी संस्था में सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी 50, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया विच अकाउंट्स आर ओपनड व्हेन द कैपिटल ऑफ पार्टनर आर फिक्स्ड। अगर पार्टनर का जो कैपिटल है अगर वो फिक्स्ड होता है तो 2 अकाउंट बनता है, याद रखिएगा, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। अगर यही क्वेश्चन अगर दिया रहता है कि पार्टनर्स कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग अगर होता है तो सिर्फ बनता है वहाँ पर ओनली कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर पार्टनर्स आर फिक्स्ड लिखा हुआ है तो कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों बनेगा। अगर फ्लक्चुएटिंग लिखा रहता है तो यहाँ पर सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा, याद रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी साझेदारी की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं, पूंजी और चालू खाते दोनों खोले जाते हैं। करेंट अकाउंट 8वां नंबर प्रश्न में पूछा गया कि करेंट अकाउंट इज अ, करेंट अकाउंट क्या होता है। करेंट अकाउंट जो है यहाँ पर पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। पर्सनल रियल नॉमिनल नन ऑफ दिस तीनों ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। पर्सनल भी हो सकता है, रियल नॉमिनल और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेंट अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी चालू खाता जो होता है वो व्यक्तिगत खाता होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि इंटरेस्ट ऑन
पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है हमेशा कैपिटल एट द बिगिनिंग यानी प्रारंभ की पूंजी पर उसका गणना की जाती है, यानी साझेदार के पूंजी पर ब्याज की गणना होती है प्रारंभ की पूंजी पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कैपिटल एट द बिगिनिंग। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि सुपर प्रॉफिट स्टैंड्स फॉर, यानी सुपर प्रॉफिट का अगर फॉर्मूला आपसे यहाँ पर फॉर्मूला ही पूछा गया तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। अधिलाभ है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, ठीक है। औसत लाभ में से घटा दिया जाता है सामान्य लाभ का, तो पता चल जाता है कि अधिलाभ क्या है यानी सुपर प्रॉफिट क्या है। 10वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 11वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स वर 8,000 रुपीज, 12,000, 10,000 एंड 10,000, द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर एवरेज प्रॉफिट विल बी, यानी गुडविल का वैल्यूएशन करना है। 4 साल का प्रॉफिट दिया है तो एवरेज पहले कर लीजिए, 12,000 और 8,000 जोड़ दीजिए 20,000, 20,000 और 10,000 जोड़ देंगे तो 30,000, और 30,000 और 10,000 जोड़ देंगे तो 40,000। 40,000 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 साल का प्रॉफिट है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10,000, और उस 10,000 को नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 2, तो 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 20,000। तो गुडविल का वैल्यूएशन हो गया ऑप्शन नंबर 3 में जो लिखा हुआ है 20,000, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 12वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि व्हेन इज वेटेड एवरेज मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, अगर बोल रहे हैं कि कब ख्याति की गणना में भारित औसत माध्य का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ व्हेन इज वेटेड एवरेज मेथड यूज फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, तो यहाँ पर लाभ अगर समान हो यानी प्रॉफिट्स आर इक्वल, या लाभ के बढ़ने की प्रवृत्ति हो, यानी लाभ जो है यानी प्रॉफिट जो है वो पहले साल अगर 10,000 है तो दूसरे साल 15,000 होने की उम्मीद होती है। तो अगर लाभ की बढ़ने की प्रवृत्ति होती है तो ये जो ऑप्शन है 2, या फिर आपको एक दिया गया है कि तीसरा ऑप्शन है लाभ के घटने की प्रवृत्ति हो, ठीक है ना, यानी प्रॉफिट हैज़ डिक्रीज ट्रेंड, यानी अगर प्रॉफिट बढ़ भी सकता है या प्रॉफिट घट सकता है या प्रॉफिट जो है इक्वल हो सकता है। तो ये कौन सा केसेस में एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा, प्रॉफिट या तो बढ़ सकता है, बढ़ने की टेंडेंसी रहेगी, या फिर घटने की टेंडेंसी रहेगी, आइदर 2 और 3 दोनों में से कोई एक एप्लीकेबल होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 2 और 3 का। प्रश्न संख्या 12 के बाद प्रश्न संख्या 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा से पूछता है, ये जरूर आप लोग 2 फॉर्मूला जरूर याद रखिए। गेनिंग रेशियो अगर पूछता है तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछता है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हो जाता है अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछता है तो यहाँ पूछा है लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होता है, तो नया अनुपात घटाओ पुराना अनुपात, यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि विच वन इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप डीड, यानी साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है फर्म का पुनर्गठन, यानी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है जब, तो पार्टनरशिप डीड में जो अनुबंध में परिणाम अगर उसका परिवर्तन होता है तो इसके स्वरूप क्या बनता है, फर्म का पुनर्गठन हो जाता है, ठीक है ना, यानी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है इफ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एक्स वाई जेड 1:3 दिया गया 1:2:3 एंड द कन्वर्टेड टू 3:1 विच पार्टनर्स विल बी अनएफेक्टेड, कौन सा पार्टनर जो है वो अनएफेक्टेड रहेगा। तो ये आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कौन सा पार्टनर अनएफेक्टेड रहेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है कि x, y और z दिया गया है, तो यहाँ पर 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है, और इसका दिया गया है 3, इसका 2, इसका 1। तो कौन सा चेंजेस नहीं हो रहा है, ये 2 देखिए y का जो वैल्यू है पहले भी 2 था अभी भी 2 है, तो इसीलिए y जो है वो अनइफेक्टेड रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 y, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं क्या पूछा है। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, लाभ में हिस्सा पाने के लिए, ठीक है ना। जब नया पार्टनर आता है तो 2 चीज़ें वो अपने साथ लेकर आता है, वो एक है कैपिटल यानी पूंजी, और दूसरा है प्रीमियम फॉर गुडविल यानी ख्याति होता है। तो लाभ में हिस्सा पाने के लिए ये दोनों चीज़ वो लेकर आता है। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय पार्टनर फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, ये नए साझेदार के द्वारा
ख्याति की राशि दी जाती है लाभ में हिस्सा पाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 16 का। 17 नंबर में पूछा गया कि ए बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:4, सी वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। अगर बोल रहा है कि ए और बी का अगर रेशियो 3:4 है और सी को एडमिशन दिया जाता है 1/5 हिस्सा के लिए, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी यानी 3/4 दिया हुआ है आपको पहले से ही, और सी का हिस्सा जो है अगर 1/5 होता है, तो सी का अगर हिस्सा 1/5 है तो ए और बी का रिमेनिंग हिस्सा जो है 1 - 1/5 अगर कर देंगे तो 4/5 हो जाएगा। तो ए का जो नया हिस्सा है वो हो जाएगा 4/5 इंटू 3/7, क्योंकि इसका पुराना रेशियो है 3:4, यानी 3 और 4 को जोड़ देगा तो 7 आ जाएगा। और बी का जो हिस्सा होगा वो 4/5 में कितना ले लेगा, 4/7 ले लेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 12/35, ये आ जाएगा 16/35, और सी का ऑलरेडी हिस्सा है 1/5 का, तो 35 का अगर एलसीएम लेते हैं तो यानी 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 35 होता है, और ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रेशियो हो जाएगा आपका 12, 16 और 7 का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 12:16:7, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जो नया पार्टनर एडमिशन देता है वो बोल रहा है कि 1/5 हिस्सा मतलब 20% का अगर प्रॉफिट लेता है तो 80% का प्रॉफिट किसके लिए होगा, ए और बी के लिए होगा। अब 1/5 का मतलब 20% इसलिए आप बोल रहे हैं क्योंकि 1/5 इंटू 100 कीजिएगा तो 20% हो जाएगा इसका, और 80% रिमेनिंग जो बच गया वो ए और बी के हिस्से में जाएगा। तो 80 में 3/7 निकालेंगे और 80 में 4/7, जिसको हम लोग 4/5 बोल रहे हैं, ठीक है। जो आपको कैलकुलेशन यहाँ बताया गया कि सी का हिस्सा अगर 1/5 है तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 रुपये में से 1/5 माइनस कर देंगे तो 4/5, जिसको आप 80% समझ रहे, और यहाँ 4/5 इंटू 3/7, क्योंकि पुराना हिस्सा उसका 3:4 में है तो 3/7 हो जाएगा। बी का 4/5 इंटू 4/7 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 12:16:7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 17 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज सर्टेन एट द टाइम ऑफ, यानी त्याग अनुपात कब निकाला जाता है। त्याग अनुपात निकाला जाता है जब कोई साझेदार का प्रवेश होता है, यानी एक साझेदार के प्रवेश पे, यानी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर इन द बुक, इट विल बी ट्रांसफर टू। इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर इन द बुक, इट ट्रांसफर टू। प्रॉफिट एंड लॉस अगर दिया रहता है आपको बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ और क्या क्या दिया रह सकता है, जनरल रिजर्व भी देता है। तो ये मेन चीज़ का ही बात करते हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देता है या जनरल रिजर्व देता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर दिया हुआ है, वो बोल रहा है अगर बुक्स में दिया हुआ है, तो कुछ नहीं बोला है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, और इसको कहाँ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, यानी पुराने साझेदार के पूंजी खाते में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। 19 नंबर का पुराने साझेदार के पूंजी खाते में इसको हस्तांतरित कर दिया जाएगा। 20वें नंबर प्रश्न पूछा गया गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड प्रीमियम। तो नए साझेदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति को क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 20वें नंबर का। 21वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज सोन टू विच अकाउंट, यानी जब कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, जब कोई नए पार्टनर का एडमिशन होता है, तो अगर कोई एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है तो उसको कौन से अकाउंट में हम लोग प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ का सवाल हो। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है होता है वो एक सवाल इसमें से बन रहा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है ना। तो ये जो एसेट्स का इंक्रीज़ और एसेट्स का डिक्रीज़ हो, चाहे लाइबिलिटी का इंक्रीज़ हो, चाहे वो लाइबिलिटी का डिक्रीज़ हो, सबको हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि अगर एसेट्स का इंक्रीज़ होगा तो कहाँ लिखेंगे, रीवैल्यूएशन में। अगर एसेट्स का डिक्रीज़ भी होगा तो रीवैल्यूएशन में, ठीक है ना। समझ में आ गया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि Z is admitted in a firm for 1/4 share in the profit for which he brings 30,000 for goodwill. It will be taken away by the old partners X and Y. तो इसको कौन से रेशियो में बांटा जाएगा, पुराने रेशियो में, क्योंकि एडमिशन जब भी होता है और गुडविल अगर है तो उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो अवेलेबल नहीं है
तो हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी त्याग अनुपात में बांटा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 22 का। 23वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुराने साझेदारी का जो अनुपात होगा उसी अनुपात में बांट दिया जाएगा, चाहे जनरल रिजर्व का हिस्सा हो चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा हो, उसको पुराने साझेदार में पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी साझेदार के अवकाश ग्रहण जब करने पर बोल रहा है सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 23 का। 24वें नंबर प्रश्न पूछा गया ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द कैपिटल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर विल बी क्रेडिटेड विथ हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल, यानी किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी को जमा किया जाएगा उसके या उसकी ख्याति के हिस्से से, ठीक है ना। यानी उसका जो गुडविल में जो हिस्सा है उसके हिसाब से जमा कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 24 का। 25वें नंबर प्रश्न में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/4, 2/5 एंड 7/20, Z रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो ये 25वें नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि x का जो रेशियो है वो 1/4 है, y का जो रेशियो है वो है 2/5 है और z का जो रेशियो है वो 7/20 है। तो रेशियो को पहले बराबर कर लीजिए। तो सबसे बड़ा जो डिजिट है वो है 20, इसका एलसीएम भी लेके बना सकते हैं, सबसे आसान तरीका बता रहे 20 है। 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 20 होता है, और जितना आप नीचे मल्टीप्लाई करें उतना ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर अंश और हर का। तो यहाँ पर 4 को अगर 5 से गुना कर देंगे तो 20 आ जाएगा, नीचे अगर 5 से गुना किया तो ऊपर भी 5 से गुना कर दीजिए, तो ये 20 तीनों में केस में बराबर आ गया। तो आपका नया रेशियो हो जाएगा 5:8:7। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है वो Z रिटायर हो रहा है, यानी Z यहाँ से रिटायर हो जा रहा है, यानी 7 का कोई काम नहीं। तो नया रेशियो आपका हो गया 5:8 का। तो आपका सही आंसर हो गया 5:8। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्वास करिए। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो रिपीट करता है। 2022 में जो पूछा गया तो वो आपको बता रहे, 2023 में जो पूछा गया वो भी आपको बता देंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि टोटल 80 क्वेश्चन आपको डिस्कस करके बता रहे, और 80 में जो है आपका 30 क्वेश्चन नहीं आएगा। 30 क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है तो 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तो मैक्सिमम आपको बता रहे हैं कि आ ही जाएगा, ठीक है ना। और देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है, मुझे लगता है कि अगर कुछ नया क्वेश्चंस इंक्लूड अगर कर सकते हैं तो नया क्वेश्चन भी इंक्लूड करके एक नया वीडियो बना देंगे। लेकिन आप 80 ये टॉप क्वेश्चन जरूर देखिएगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होने वाला है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर दे देंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज, यानी नाम मात्र की पूंजी को जानी जाती है अधिकृत पूंजी के रूप में या फिर रजिस्टर्ड पूंजी के रूप में, यानी ऑथोराइज कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल दोनों के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 26 का। 27वें नंबर प्रश्न पूछा गया डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन, यानी लाभांश जो है सामान्यतः भुगतान किया जाता है ऑथोराइज कैपिटल पे या इशूड कैपिटल पे या कॉल्ड अप कैपिटल पे या पेड अप कैपिटल पे। ये चुकता पूंजी पर इसका भुगतान किया जाता है, यानी पेड अप कैपिटल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ठीक है। लाभांश जो है सामान्यतः प्रदत्त पूंजी पर दिया जाता है। 28वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, यानी जब्त किए गए अंशों के पूर्ण निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है पूंजी संचय खाता में, यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में अकॉर्डिंग टू टेबल F ऑफ कंपनी रूल 2013 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस चार्ज शुड नॉट एक्सीड 10% पर एनम, ये फिक्स्ड है 10%, ठीक है, याद रखिएगा। टेबल F के हिसाब से कंपनी रूल 2013 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस अगर देता है तो इसका जो परसेंटेज होगा वो 10% होगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, 10% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड, यानी
प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है अयाचित पूंजी, यानी अनकॉल्ड कैपिटल बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी कौन सा है जो रजिस्टर्ड कैपिटल होता है कंपनी का। तो रजिस्टर्ड कैपिटल होता है कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल। निम्न में से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी होती है, अधिकृत पूंजी जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया, 32 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन डैश ऑफ इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर 25%। ठीक है, प्रति अंश आवेदन की राशि अंश के निर्गमन मूल्य से 25% कम नहीं होनी चाहिए, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 25%। क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, चाहे वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या फर्स्ट कॉल अकाउंट या फाइनल कॉल, सभी का आंसर हो जाता है पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है ना, ये हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको पूछा जाए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इसमें पूछा गया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट होता है, यानी अंश आवेदन खाता, व्यक्तिगत खाता होता है, यानी पर्सनल अकाउंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि when a company issues share at a premium, amount of premium may be received by company along with any of this, यानी along with application money हो सकता है, along with allotment money हो सकता है, along with calls हो सकता है, along with any of this। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किसी के साथ भी प्रीमियम का मनी लिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अजॉइंट स्टॉक कंपनी इज, यानी संयुक्त पूंजी कंपनी होती है, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होती है, एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया, डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर इज डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट होता है, यानी अंश जो हरण किए गए अंश के पुनर्निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है अंश अपहरण खाते में, यानी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में उसको डेबिट किया जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 का डिस्काउंट अलाउड का बात किया जा रहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 36 का। डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड किस में किया जाता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। 36 के बाद 37 नंबर में पूछा गया कि व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ, यानी जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है अंशों के याचित मूल्य से, यानी कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 37 का। 38 में पूछा गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, इससे पहले एप्लीकेशन को पूछा गया था कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, इस बार पूछ दिया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, तो पर्सनल अकाउंट होता है, यानी व्यक्तिगत खाता होता है, अंश आवंटन खाता। तो 38 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। 39 में पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में जो है मैक्सिमम नंबर होते हैं मैक्सिमम बोल रहे, माफ़ कीजिएगा, मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। मिनिमम यानी कम से कम जो होते हैं पब्लिक कंपनी में, यानी सार्वजनिक कंपनी में जो होते हैं कम से कम होते हैं 7 मेंबर्स, और अधिक से अधिक जो है वो जितने अंश खरीदते हैं उसके हिसाब से असीमित हो सकते हैं। तो इसमें पूछा गया था मिनिमम नंबर पूछा गया तो 7 हो जाएगा। ठीक है ना, पब्लिक कंपनी का पूछा गया था इसमें। और आगे आपको पूछा गया सार्वजनिक कंपनी का न्यूनतम संख्या पूछा जाएगा तो 7 होता है, और अगर अधिकतम अगर पूछा जाता है तो असीमित होता है। लेकिन यहीं पर निजी कंपनी का अगर पूछा जाएगा तो कम से कम उसमें न्यूनतम संख्या होती है 2 और अधिक से अधिक होती है 200, याद रखिएगा। ठीक है ना, निजी कंपनी का अगर पूछा जाएगा न्यूनतम संख्या कितनी होती है 2 और अधिक से अधिक 200। 40वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यानी जब अंश खाता का शेष उनके पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित कर दिया जाता है संचित पूंजी में, यानी कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो 40 का 40 क्वेश्चन 2022 में जिस तरह से पूछा गया था ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए ये टॉप 80 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चन आपको इसमें से बता दिए, और 40 क्वेश्चन आपको 2023 में जो पूछा गया था उस क्वेश्चन पेपर से बता देते हैं। अभी वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए, क्योंकि आपके ये एक साथ ही आपको पूरा बता देंगे तो ताकि आप कंसंट्रेशन बना रहे और आप एक साथ पूरे को पूरा क्वेश्चन एक साथ देख सकें। नहीं तो क्या होता है कंसंट्रेशन क्या होता है लैप्स हो जाता है। ठीक है,
तो 2023 में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था तो आपसे डिस्कस कर रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन था। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस से आपको पता है कि एक चैप्टर जो है कैंसिल कर दिया गया है, वो उसका नाम था नॉट फॉर प्रॉफिट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर जो है नॉट फॉर प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, वो चैप्टर आपका नहीं है। तो यानी जो पहला क्वेश्चन था वो उसी से था, तो उसी उसको क्रॉस कर दिया गया है। नॉट फॉर प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो 3 क्वेश्चन आपका पहले ही चैप्टर से था, तो वो तीनों क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। चौथा क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चौथा क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री। ये देखिए रिपीट कर गया, 2022 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और 2023 में भी पूछा गया। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लैक्चुएटिंग मेथड इज। अगर आपको याद है अभी थोड़ा देर पहले आपको फिक्स्ड बताए थे, फिक्स्ड में जो है 2 अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। आपको बताएं कि अगर फ्लैक्चुएटिंग अगर देता है तो सिर्फ बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लैक्चुएटिंग मेथड इज टू बी क्रिएटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यानी चल या परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत साझेदारों की पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है साझेदारों के पूंजी खाते में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। छठे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि व्हेन टाइम ऑफ विथड्रॉल्स आर नॉट मेंशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फॉर 6 मंथ होता है। जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है 6 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 7वें नंबर प्रश्न पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये गुडविल कैलकुलेशन करने का कोई तरीका नहीं होता है। ये आपका पार्टनरशिप जब आप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर या फिर रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर जब बनाते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर गुडविल का एक मेथड नहीं है कैलकुलेशन करने का। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाता है प्रॉफिट हैज़ इंक्रीज ट्रेंड या प्रॉफिट हैज़ डिक्रीज ट्रेंड, आइदर 2 और 3 दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर 2 और 3 दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। या तो प्रॉफिट बढ़ेगा या प्रॉफिट घटेगा, तभी ये एप्लीकेबल होता है वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 8 नंबर का 9th नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए। 9th नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन, यानी साझेदारी समझौते में परिवर्तन से क्या होता है। साझेदारी समझौते में परिवर्तन से क्या होता है कि चेंज इन द पार्टनरशिप अमंग द पार्टनर्स, एंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस या डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो इसका होता है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड थोड़ा सा घुमा दिया गया है, यानी पुनर्गठन से संबंधित होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। साझेदारी समझौते में परिवर्तन से क्या होता है, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है, साझेदारी के पुनर्गठन से संबंधित होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि XYZ अगर पार्टनर्स है फर्म का, दे डिवाइड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:1, दे डिसाइडेड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3 इन फ्यूचर। तो XY का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो 10वें नंबर प्रश्न में इसको पूछा गया है कि XY और Z जो है पार्टनर है, ठीक है ना। तो पहले से उनका रेशियो था 4:3:1 का, 4, 3 और 1 था। तो इसको अगर आप ऐड कीजिएगा तो 4, 3, 7, 1, 8 यानी 4/8, 3/8 और 1/8, और नया रेशियो है 5:4:3 यानी 5, 4, 9, 9, 3, 12 यानी 5/12, 4/12 और 3/12, ठीक है। तो पूछा गया है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, ठीक है ना। तो ओल्ड रेशियो क्या है आपका 4/8 है और न्यू रेशियो क्या है 5/12 है। तो इसका एलसीएम ले लीजिए 8 और 12 का, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 24 होता है एलसीएम इसका। तो 8 तिया 24 यानी 3 चौके 12 हो गया, 12 दूनी 24 यानी 10, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2/24 हो गया। ये किसका हो गया, एक्स का सेक्रीफाइस 2/24। वाई का अगर निकालेंगे तो 3/8 माइनस 4/12,
तो एलसीएम में तो कोई चेंजेस नहीं होगा। 24 8 तिया 24 यानी 3 तिया 9, 12 दूनी 24 यानी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, तो 9 में से 8 घटा देंगे तो 1/24 हो जाएगा। और z का चेक कर लेते हैं, 1/8 माइनस 3/12, तो इसका एलसीएम आ गया 24 8 तिया 24 यानी 3, 12 दूनी 24 यानी 6, तो ये गेनिंग आ गया आपका -3/24। तो सेक्रीफाइसिंग पूछा था 2/24 और 1/24 आपका आंसर होगा, 2/24 और 1/24, तो यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस तरह का आपको सवाल पूछा जा सकता है। देखिए ये नंबर्स जो है आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका ये हो सकता है कि या तो यहाँ इसमें सेक्रीफाइस पूछा है, गेनिंग रेशियो भी पूछ सकता था। यहाँ पर गेनिंग रेशियो पूछता तो क्या करते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर देते हैं। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो गेनिंग का होता है, और सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। ठीक है, 10 नंबर का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। 11 नंबर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 11वें नंबर प्रश्न में पूछा गया आपको XY are partners in sharing profit ratio 1:1. They admit Z for 1/5 share who contributed ₹25,000 for his share of goodwill. The total value of goodwill of the firm, यानी गुडविल का टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है। तो जैसे टोटल वैल्यू पूछता है ना, ये जो Z जो है एडमिशन लिया तो वो 25,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन लेके आया है गुडविल के तौर पे 1/5 शेयर के लिए, यानी 20% का जो वैल्यू है वो 25,000 रुपये है। तो अगर उसको 100% करना होगा तो क्या करना होगा, उलट देना होगा, यानी 5/1 कर देना होगा इसको। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि ये 25,000 जो दिया गया है आपको, ये 1/5 शेयर के लिए है, तो ये 20% हुआ। 100% करना होगा तो ये 1/5 को 5/1 कर दीजिए, तो 25 25 125 हो जाएगा, यानी 1,25,000 का टोटल गुडविल होगा ये फर्म का। ठीक है ना, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इफ़ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड ऑल्सो अ बैलेंस एग्जिस्ट इन गुडविल अकाउंट, देन द गुडविल अकाउंट रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, बोला गया इफ़ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड ऑल्सो अ बैलेंस एग्जिस्ट इन द गुडविल अकाउंट, बैलेंस जो है गुडविल अकाउंट का पहले से है, देन द गुडविल अकाउंट इज रिटर्न ऑफ कैसे किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, जो क्वेश्चन में दिया गया है। वैसे तो गुडविल का बंटवारा होता है किससे, एडमिशन अगर होता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो से होता है, लेकिन गुडविल पहले से ही एग्जिस्ट करता है बैलेंस शीट में, तो उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द रेकरिंग पार्टनर by the remaining partners, it is assumed that they will be acquire his or her share in old profit sharing ratio। ठीक है ना, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ के हिस्से को शेष साझेदार के द्वारा ग्रहण करने के संबंध में अन्य सूचना के अभाव में यह मान लिया जाता है कि वे लोग उसके हिस्से को ग्रहण करेंगे पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। ठीक है ना, तो यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसके पार्टनर्स को जो है वो शेयर मिल जाएगा। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी रिपीट किया गया 2022 से। तो इसमें पूछा गया जनरल रिजर्व को जो है ट्रांसफर किया जाएगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराने साझेदार के रेशियो, पुराने साझेदार का जो लाभ विभाजन अनुपात है उसमें बांट दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। 15वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि ऑन डेथ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू, यानी मृत्यु पर ख्याति का मूल्य का हिस्सा दिया जाता है डिजीज्ड पार्टनर को, यानी मृत साझेदार को दिया जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया द अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर इज पेड टू हिज एग्जीक्यूटर, यानी मृत साझेदार को देय राशि का भुगतान उसके डैश को दिया जाएगा, निष्पादक को, यानी जिसको आप नॉमिनी बोलते हैं, एग्जीक्यूटर यानी निष्पादक यानी नॉमिनी को दिया जाता है। ठीक है ना, डेथ के बाद तो रिसीव करने के लिए कोई वो पार्टनर तो नहीं होगा, यानी उसके नॉमिनी को ही मिलेगा पैसा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, बोथ 1 and 2, या ऑप्शन नंबर 4 में दिया नन ऑफ दिस, तो ये बोथ 1 and 2 हो जाएगा। ऑथराइज कैपिटल भी बोलते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, अधिकृत पूंजी और रजिस्टर्ड पूंजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया इफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज
आर इशूड एट ₹12 विच इट इज़ कॉल्ड प्रीमियम। 10 रुपये वाला शेयर को अगर 12 में इशू किया जाएगा उसको बोलते हैं प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। अगर 10 वाला शेयर को अगर 10 में इशू किया जाएगा तो इशूड एट पार हो जाएगा। 10 वाला शेयर अगर 9 रुपये में इशू किया जाएगा तो वो हो जाएगा इशूड एट डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यह 10 वाला शेयर को अधिक में अगर इशू किया जाता है तो प्रीमियम, कम में इशू किया जाता है तो डिस्काउंट, और उतना ही मूल्य पे अगर इशू किया जाता है तो एट पार होता है, ठीक है। 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो सकता है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए, क्योंकि आपको समझाना ज़रूरी है, आपका एक एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वीडियो का लेंथ मत देखिए। जो क्वेश्चंस डिस्कस किया जा रहा है, जो क्वेश्चन जिसके बारे में बताया जा रहा है उसको आप सही से ध्यान से सुनिए। जो बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ये मत बोलिएगा कि वही क्वेश्चन क्यों नहीं आया, लेकिन उम्मीद किया जाता है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इसीलिए उम्मीद किया जाता है कि ये क्वेश्चन रिपीट कर जाएगा, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और देखते हैं जितना क्वेश्चन आपके लिए बना पाएंगे और उतना मुझे भी अच्छा लगेगा अगर क्वेश्चन रिपीट अगर होता है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन। तो डिविडेंड जो है यानी लाभांश सामान्यतः डैश पर दिया जाता है, तो प्रदत्त पूंजी पर यानी पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड्स पेड अप कैपिटल, यानी दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित होता है चुकता पूंजी, जिसको प्रदत्त पूंजी भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, शेयर यानी जब्त क्यों किया जाता है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, फॉर फेलियर टू अटेंड मीटिंग नहीं, फॉर फेलियर ऑफ रीपे द लोन टू द बैंक फॉर विच शेयर आर प्लेज्ड एज सिक्योरिटी, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, यानी जब कॉल किया जाता है अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो उस वजह से शेयर को फॉरफीचर यानी जब्त किया जाता है, यानी अंशों को जब्त किया जाता है याचना राशि का भुगतान नहीं करने पर। तो 21 नंबर का चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वें नंबर प्रश्न पूछा गया व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल, यानी अंशों के हरण पर अंश पूंजी लेखा डेबिट होगा मांगी गई राशि से, यानी कॉल्ड अप अमाउंट से। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 22वें नंबर का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 23वें नंबर प्रश्न में। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर बीइंग री इशूड इज ट्रांसफर टू, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ यानी जब अंश खाता का शेष उसके पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित कर दिए जाते हैं संचित पूंजी में, यानी फॉरफिटेड शेयर का जो अकाउंट है री इशू करने के बाद किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, संचित पूंजी में, ठीक है ना। 24वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि डिवेंचर इज, डिवेंचर यानी ऋण पत्र क्या है, तो ये एक लोन सर्टिफिकेट है, ऋण का प्रमाण पत्र है। 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 25वें नंबर प्रश्न पूछा गया द अमाउंट ऑफ डिवेंचर प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग कैपिटल लॉसेस, द अमाउंट ऑफ डिवेंचर का जो प्रीमियम होता है उसका यूज़ किया जाता है मीटिंग कैपिटल लॉसेस को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। 25 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर हिंदी समझते हैं इसका तो ऋण पत्र की प्रीमियम की राशि का उपयोग किया जाता है पूंजीगत हानियों को समाप्त करने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 26वें नंबर प्रश्न पूछा गया इफ डिवेंचर परचेज इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल्ड दिस आर, उस समय तक वो क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं। खुले बाजार से क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाए तो वो कहलाते हैं विनियोग कहलाते हैं, ठीक है। 27वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ इशू, तो उसको उस समय क्या बोलते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि इशूड एट डिस्काउंट और पेमेंट किया जा रहा है प्रीमियम पे, यानी डिवेंचर का इशू हुआ है डिस्काउंट पे यानी कम पे इशू हुआ है और पेमेंट आपको ज़्यादा पे करना है, तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 27 नंबर का। 28वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज, एसेट्स को दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी एक व्यवसाय की संपत्तियों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है गैर चालू और चालू संपत्ति दोनों में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 28 का। 29वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है द टर्म कैपिटल एसेट्स इंक्लूड, यानी चालू संपत्ति में शामिल है, चालू संपत्ति में शामिल है स्टॉक है, देनदार है, रोकड़ है, इनमें सभी, यानी स्टॉक, डेटर, कैश, ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनीज इज नाउ प्रिपेयर्ड इन
वर्टिकल फॉर्म, लंबवत प्रारूप में बनाया जाता है। कंपनियों का आर्थिक चिट्ठा अब तैयार किया जाता है लंबवत प्रारूप में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 31 में पूछा गया है कि डिवेंचर आर सोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ सिक्योर्ड लोन, यानी आर्थिक चिट्ठा में ऋण पत्रों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? सुरक्षित ऋण के तौर पे दिखाया जाता है। 31 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 32वें नंबर प्रश्न में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि ये जितने भी आपको क्वेश्चंस बताया जा रहा है, डिटेल में बताया जा रहा है, तो आप ज़रूर वीडियो बार बार देखिए, जब तक आपको नहीं समझ में आ जाता है। और याद कर लीजिए आप इसको कि एग्ज़ाम में अगर आएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 में से 30 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना ही होगा ताकि आपको फर्स्ट डिवीज़न आ सके आपका, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं 32 में। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशंस आर एनालाइज्ड इट इज़ कॉल्ड इंटरफर्म एनालिसिस। जब 2 या 2 से अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है तो इसे कहा जाता है अंतर फर्म विश्लेषण। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। 33वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि फॉर हुम इज़ द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट सिग्निफिकेंट, यानी वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की उपयोगिता किसके लिए नहीं है? तो वो है भारत का राजदूत, यानी एम्बेसडर ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है ना। यानी भारत के राजदूत के लिए वित्तीय विवरण का विश्लेषण की उपयोगिता नहीं है। 34 में पूछा गया है कि व्हेन बैड पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज ट्राइड टू बी depicted as good, it is known as पर्सनल बायस या विंडो ड्रेसिंग या प्राइस लेवल चेंजेस, ऑल ऑफ दिस। तो यह हो जाएगा पर्सनल बायस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 34 का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 35 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो। तो क्या नहीं लिया जाता है अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना करने में? निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन सी संपत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा स्टॉक, यानी स्टॉक को नहीं लिया जाता। और एक चीज़ को नहीं लिया जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो क्या होता है? वो होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। 36 में पूछा गया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन। 36 में पूछा गया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, यानी लाभदायकता अनुपात को सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में। 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37। इफ सेल्स ₹4,20,000, सेल्स रिटर्न 20,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थे 20, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो नेट सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो यानी सेल्स आपका 4,20,000 का है, 20,000 उसमें से माइनस कर दीजिए, 4 लाख हो गया। 4 लाख में से अगर आप 3,20,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 80,000। ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स आपका आ चुका था 4 लाख, इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ से 3 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 में। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी चालू संपत्ति घटाओ चालू दायित्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 38 का। अंतिम पड़ाव पे हम लोग पहुँच गए हैं 39 में। 39 में पूछा गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस शीट को देखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखा जाता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखा जाता है, ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 39 का। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो? कैश इनफ्लो मतलब निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ अंतर प्रवाह नहीं है जिससे कैश आना समझा जाए? तो इसमें पूछा जाता है डिक्रीज इन डेटर, इशू ऑफ शेयर, डिक्रीज इन क्रेडिटर, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो डिक्रीज इन क्रेडिटर यानी लेनदारों में कमी जो है वो रोकड़ अंतर प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर टॉप 80 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और ये 2022 और 2023 का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ज़रूर आप लोग ध्यान से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि 80% क्वेश्चन जो है इसी से आने का उम्मीद है। और जो 20% बच गया वो देखते हैं, उसके लिए एक नया वीडियो कोशिश करेंगे आपके लिए लाने का, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको जल्द से जल्द दे देंगे। इसी तरह जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।